हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 सीरीज। आज हम लोग देखेंगे मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट। तो इस एक्ट के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं पहले देखिए, वो इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों से न्यूज़ में चल रहा था दैट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया था एक मैरिड लेडी को अपनी प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने से। ओके, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी 26 वीक की हो चुकी थी। ऑलराइट। सो इस टाइम तक 26 वीक तक जो आपका फीटस होता है उसमें इवन हार्ट बीट तक शुरू हो जाती है। ऑलराइट। तो उसको लेकर पहले टू जज बेंच थी जिसमें दो विमेन जज थी। ओके, उन्होंने पहले एग्री किया कि ठीक है अबॉर्ट कर दीजिए। उसके बाद जब एक मेडिकल बोर्ड को ये काम दिया गया तो उसने कहा कि मैडम हमें अबॉर्ट करने से पहले बच्चे की हार्ट बीट बंद करनी होगी, फीटस की। ओके। तो उसके बाद जब दोबारा सुनवाई हुई तो एक जज ने अपना जो डिसीजन था उसको ओवरटर्न कर दिया। शी सेड कि मेरी कंसाइंस अलाउ नहीं करती कि मैं एक फीटस की जान लूं। ओके। तो उसके बाद फिर ये सब इशू चला न्यूज़ में। बट अल्टीमेटली यहाँ पर विमेन का लॉजिक क्या था? उसने कहा था कि देखिए मैं लास्ट ईयर ही सेकेंड टाइम पर ये प्रेग्नेंट हुई थी, ठीक है? तो काफ़ी सारे पोस्टपार्टम इश्यूज चल रहे थे इनके साथ। राइट। उनका कहना था कि मैं इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली एंड इवन मेडिकली फिट नहीं हूँ अपनी थर्ड चाइल्ड बर्थ के लिए। राइट। सो इससे रिलेटेड दो टर्म्स आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक होता है प्रो चॉइस वर्सेस प्रो लाइफ। देखिए, प्रो चॉइस जो कंसेप्ट है वो कहता है कि विमेन को बॉडीली ऑटोनमी है, वो चाहे अबॉर्शन करा सकती है और कभी भी करा सकती है। ऑलराइट। यानी कि कहीं ना कहीं ये फीटस से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है विमेन को। ओके, ए फुल फ्लेजेड एडल्ट विमेन उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है एज कंपेयर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड। जबकि प्रो लाइफ कहता है कि नहीं, इवन द फीटस इज पैरामाउंट एंड इट हैज राइट टू लाइफ। राइट। यानी कि ये कह रहा है कि आपका जो फीटस है उसके राइट्स विमेन के राइट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी नजर में। ठीक है। सो प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस, ये समझ में आया आपको? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस एक्ट पर। देखिए, हमेशा जब भी कोई एक्ट आता है ना तो देर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई एक कमिटी प्रॉपर सेटअप की गई होगी उसके लिए कभी, और इस वजह से वो एक्ट इनेक्ट हुआ। तो एक शांतिलाल कमेटी सेटअप हुई थी, उसने रिकमेंडेशन दिए थे कुछ अबॉर्शन को लेकर, और इसलिए हमने इनेक्ट किया था एमटीपी एक्ट 1971। ओके। इसमें अमेंडमेंट हुए हैं 2021 में, और हम दोनों को कंपेयर करेंगे 71 में क्या प्रोविजन थे और अब क्या प्रोविजन है। उसी तरीके से यूएसए में बहुत पहले एक जजमेंट हुआ था, रो वर्सेस वेड जजमेंट। ओके, ये केस काफी फेमस था क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट था, उसने कहा था कि यस, विमेन हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन। ऑलराइट। और ये जजमेंट आया था 1973 में। तो उस वक्त अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कि यस, विमेन हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन। बट क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली इन्होंने इसको ओवरटर्न कर दिया जजमेंट को। ऑलराइट। नाउ इन्होंने कह दिया है कि नो, यू कांट हैव द राइट टू अबॉर्शन, एटलीस्ट नॉट बिटवीन 24 टू 28 वीक मार्क अगर आपने क्रॉस कर लिया है तो नहीं। बट जब ये ओवरटर्न किया था ना इस जजमेंट को, रो वर्सेस वेड को, यूएसए सुप्रीम कोर्ट ने, तब इंडिया में काफी सारे लीगल और मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा था कि देखिए, ये लोग कहते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, या ये दे आर बेस्ट डेमोक्रेसी, बट सी हमारे इंडिया में कितने लिबरल लॉज हैं। ठीक है, हम वुमेन को अलाउ करते हैं कि अगर आपको जरूरत है तो आप अबॉर्शन करा सकती हैं। तो हमने बहुत ढिंडोरा पीटा, हमने चेस्ट थम्पिंग की कि यस, वी आर मोर लिबरल देन अमेरिका। ऑलराइट। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो यही क्वेश्चन करता है कि अब कहाँ गई हमारी लिबर्टी। राइट। अब जब एक विमेन कह रही है कि मैं कंडीशन में नहीं हूँ थर्ड चाइल्ड की, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना फिजिकली, तो फिर उसमें ये कहना कि नहीं, फीटस का राइट आपके राइट से ऊपर है, तो फिर वो गलत होता है। ठीक है, सही गलत वो बात की बात है, बट पहले समझ लेते हैं सब कुछ। ऑलराइट। तो ये रो वर्सेस वेड जजमेंट आप समझ गए। फिर इसके बाद इनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये ओवरटर्न तो कर दिया, बट इसके बाद भी इन्होंने इनके जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, सभी 50 स्टेट्स, उनको कहा है कि आप अपने आप से डिसाइड कर लीजिएगा। ओके, आप खुद अपने लॉज फ्रेम कर सकते हैं। ऑलराइट। अमेरिका की कहानी पूरी अलग है यार, वहां पे सेंटर के पास बहुत लिमिटेड पावर है, वो ट्रू फेडरल है। ठीक है, फिर स्टेट है, यहाँ पर हर स्टेट का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके। इनके यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना वो सिर्फ सेंटर के लॉज को इंटरप्रेट कर सकता है, जबकि उनके यहाँ स्टेट के जो लॉज होते हैं इनको इंटरप्रेट करने के लिए स्टेट लेवल का कोर्ट होता है उनका। राइट। इंडिया की सिचुएशन अलग है, हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
एंड सो ऑन, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोड। और ये पूरे लॉज को इंटरप्रेट कर सकता है, चाहे वो लॉ सेंटर ने बनाया हो या स्टेट ने बनाया हो। हमारे यहाँ पर हर कोर्ट किसी भी लॉ को इंटरप्रेट कर सकता है, अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फेडरल लॉज को इंटरप्रेट करता है और बाकी उनका जो स्टेट लेवल कोर्ट है वो स्टेट लॉज को। क्लियर? तो चलिए अभी हम पहले कंपैरिजन देख लेते हैं 76 में जो एक्ट आया था और अभी 21 में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, इनमें क्या चेंजेस किए गए। देखिए, पहले जो एक्ट था उसमें से मैरिड वुमेन को राइट था टू अबॉर्शन। अब ऐसे में अगर कोई अनमैरिड लड़की प्रेग्नेंट हो जाती बाई चांस, ओके, तो फिर वो क्या करेगी? ऐसे में उसको प्रॉपर हॉस्पिटल मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास नहीं जा पाती थी, फिर वो लेती थी अनरेगुलेटेड सर्विसेज, ओके, ये मिडवाइफ, ऑक्सिलरीज, नर्सेज एंड सो ऑन। मतलब कहीं ना कहीं इलीगल अबॉर्शन के लिए जाना पड़ता था उसे, और ऐसे में क्या होता था, डेथ के चांसेस बढ़ जाते थे, राइट, क्योंकि ट्रेन मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं कर रहा है, वो आप इलीगली करवा रहे हो कहीं छोटी मोटी क्लिनिक में। और तो पहले ये सिर्फ मैरिड वुमेन का अलाउड था, बट पोस्ट अमेंडमेंट अब अनमैरिड वुमेन को भी अलाउ है कि आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। इससे पहले 76 जो अमेंडमेंट आया था, सॉरी नॉट 76, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये 71 है, 1971। चलिए, तो इसमें ये जो अमेंडमेंट थे, इसमें 20 वीक्स तक अबॉर्शन अलाउ था, अब 24 वीक्स तक अलाउ है, बट ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, लाइक इफ यू आर ए रेप सर्वाइवर, ओके, इफ यू आर ए माइनर, इफ यू आर फिजिकली डिसेबल्ड, या आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाए, सपोज आप प्रेग्नेंट हैं इस टाइम पर, ठीक है, बट अगले 9 महीने के बीच में आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाता है, लाइक सपोज कि कोई डिवोर्स हो गया बीच में, या इवन अगर लड़की विडो हो गई है बट उसको ये लगता है कि अब अगर मैंने इस चाइल्ड को बर्थ दिया तो मेरी फ्यूचर लाइफ में कोई रीस्टार्ट नहीं कर पाऊंगी मैं अपनी लाइफ, ओके, तो वो अगर अबॉर्ट करना चाहे तो वो 24 वीक्स तक भी अबॉर्ट कर सकती है, या फिर फीटल में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए। क्लियर? तो ये चेंजेस किए गए हैं। सेकंड, थर्ड चेंजेस कि पहले अगर 12 वीक तक की प्रेगनेंसी अबॉर्ट करनी है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओके, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस ली जाती थी, और अगर 12 टू 20 वीक्स है तो 2 आरएमपी की एडवाइस ली जाती थी। अब क्या है कि आप अगर 20 वीक्स तक सिर्फ वन मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस पर अबॉर्ट हो सकता है, ठीक है। पहले 20 तक वीक तक अगर प्रेगनेंसी हो गई तो दो की जरूरत पड़ती थी, राइट, अभी सिर्फ एक की पड़ती है। 20 से अगर 24 वीक की प्रेगनेंसी है तो दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की एडवाइस ली जाएगी, और अगर 24 वीक से ज्यादा है, जो कि ये जो करंट केस था न्यूज में, उसमें 24 से ऊपर हो चुकी थी, इसलिए पूरा एक स्टेट लेवल पर मेडिकल बोर्ड की एडवाइस ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, पहले के एक्ट में प्राइवेसी का कोई मेंशन ही नहीं था, ओके, लेकिन अब, और क्योंकि पहले देखिए ये सब सिर्फ मैरिड वुमेन को अलाउ था तो प्राइवेसी का इतना इशू होता भी नहीं था, बट आज ये अनमैरिड वुमेन को भी अलाउ कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी ए सेपरेट प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा, ओके। अगर वायलेशन होता है कि लड़की की आप उसकी जो है उसकी अबॉर्शन की डिटेल्स वगैरह पब्लिक करते हो, लीक करते हो, तो आपको जेल भी हो सकती है इसकी, राइट। नेक्स्ट, अब चलिए आते हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंस क्या है इनका। देखिए, पहला तो कि इसने वुमेन की जो बॉडीली ऑटोनॉमी है उसको एंश्योर किया है, स्पेशली दी वल्नरेबल वुमेन्स, ओके, जैसे रेप विक्टिम हो गई, ठीक है, या कोई फिजिकली हैंडीकैप लड़की, और हमने कई बार ऐसे न्यूज देखी हैं, ठीक है, जहां पर मेंटल हॉस्पिटल में लड़की जो ठीक से समझती नहीं है चीजें, उसके साथ हैरेसमेंट हुआ है, ठीक है, वहीं के वर्कर्स ने किया है, ऐसे कई वीडियोस भी सामने आए। तो उनको अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर जबरदस्ती तो नहीं है ना, जब वो मेंटली फिट स्टेट में नहीं है, वो बच्चे का ध्यान रख नहीं सकती, तो फिर वो क्यों बर्थ दे बच्चे को, राइट। तो कहीं न कहीं हमने अपनी जो वल्नरेबल प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनकी बॉडी ऑटोनॉमी को एंश्योर किया है, ठीक है। अगर एक बच्ची या लड़की का रेप भी हुआ है तो 20 से इवन 24 वीक्स तक वो अबॉर्शन करवा सकती है। क्लियर? सेकंड, ईज इन द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन, जैसे पहले 12 वीक्स तक अगर प्रेग्नेंट हो तो ही एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस पे आप अबॉर्ट कर सकते हो, अगर 12 से ज्यादा हो गए तो दो की जरूरत पड़ेगी, बट अब 20 वीक्स तक सिर्फ आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो थोड़ा इजी हो जाएगा प्रोसेस। सेकंड, इट विल लोअर दी बर्डन ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए अधिकतर क्या होती है कि जो फीटस है ना उसका असली डेवलपमेंट देखने को मिलता है आपको 20 वीक्स के बाद, और मतलब ऑलमोस्ट 5 मंथ के बाद, कई बार तो 5 मंथ तक कई लड़कियों को तो मतलब ध्यान भी नहीं रहता है, इवन दे आर प्रेग्नेंट, राइट।
बिजी लाइफ में इतना ध्यान भी नहीं रहता। ओके, सो अल्टीमेटली 20 वीक्स के बाद फिर जब उनको ये लगता है कि नहीं नहीं हमें अबॉर्ट करवाना है, अबॉर्शन करवाना है, तो लीगली अलाउ होता नहीं है, तो अल्टीमेटली उनको कोर्ट में ही जाना पड़ता है। फिर कोर्ट में रिट फाइल करनी पड़ती है दैट आई वांट टू अबॉर्ट दिस, और फिर वही वो मेडिकल प्रैक्टिशनर को पूछेंगे, और 20 वीक से ज़्यादा है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कंसल्ट करेगा कोर्ट। ऑलराइट, और फिर इवन पता है ये मेडिकल प्रैक्टिशनर कंसल्ट भी करते हैं तो इनकी रिपोर्ट आने में 2 वीक और लग जाते हैं। ओके, तो 20 वीक्स अगर जैसे 22 वीक से किया तो वो ऑलरेडी 24 वीक्स हो जाएगा। तो फिर 24 वीक्स के बाद तो अब वैसे ही अलाउ नहीं है प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन भी हमें कम करने की बहुत जरूरत है, अभी हम देखेंगे आगे वे फॉरवर्ड में। ठीक है, तो इट विल लोअर द बर्डन ऑफ कोर्ट कि आप 20 से 24 के बीच आप अबॉर्ट करवा सकते हो, तो कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। सेकंड, इस अमेंडमेंट ने आपकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को भी इंश्योर किया है कि अगर आप अनमैरिड वेमेन हो, और या जैसा कि हम लोग इंडिया में जानते हैं कि कई बार कई बहुत सारे रेप इंसिडेंट्स रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं, तो अगर ऐसे में कोई रेप विक्टिम आती है और अपना अबॉर्शन कराती है तो हमेशा उसकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंश्योर करना। ऑलराइट, कि ये प्रेग्नेंट हुई थी या ऐसा कुछ, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज डीस्टिग्मेटाइजेशन ऑफ रिलेशन आउटसाइड मैरिज। लाइक कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स फेल होने की वजह से भी प्रेगनेंसी हो जाती है। ये जो अभी न्यूज में जो केस है ना, उसमें विमेन ने यही क्लेम किया है कि मेरी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के फेलियर की वजह से हुई है थर्ड प्रेगनेंसी। राइट, तो कई बार आप मैरिड नहीं हो लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव्स के फेलियर की वजह से आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसको एटलीस्ट कम से कम थोड़ा डीस्टिग्मेटाइज करेगा। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन मैटरनल डेथ एंड मॉर्बिडिटीज। अब देखिए, जनरली माना जाता है कि इंडिया में 80,000 डेथ होती हैं ड्यू टू इलीगल अबॉर्शन। और ये इलीगल अबॉर्शन क्यों कराने पड़ते थे? पहली बात कि 20 वीक्स की लिमिट थी, ठीक है, तो उतना उसमें नहीं जाना चाहते थे। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आ जाती थी। ऑलराइट, तो इन वजह से आप जनरली इलीगल अबॉर्शन सर्विस लेने जाते थे। स्मॉल टाउन में चले जाओगे, छोटे क्लिनिक्स में चले जाओगे, या जो ठीक से ट्रेंड भी नहीं है जो मिडवाइफ्स वगैरह, उनके पास चले जाते हो। तो उससे क्या होता था कि हमारे यहाँ मैटरनल डेथ बहुत ज़्यादा होती थी। तो कम से कम एटलीस्ट अब ये है कि आप अनमैरिड भी हो तो भी आप लीगली अबॉर्शन करवा सकते हो, तो ये इन डेथ्स को थोड़ा कम करेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चैलेंजेस में। ठीक है, कि अमेंडमेंट होने के बाद भी इसमें चैलेंजेस और क्या है। देखिए, पहला तो ये कि एट विल का राइट आपके पास नहीं है। यार, एक लड़की की बॉडी है, उसकी मर्जी, अगर उसको 24 वीक्स या 26 वीक्स के बाद भी ये रियलाइज हो रहा है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल टू हैव अ चाइल्ड, ओके, तो उसको वो अलाउ होना चाहिए। राइट, वो ठीक है, एथिकल इश्यूज आते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अल्टीमेटली हर इंसान के पास राइट है कि उसको अपनी लाइफ कैसे प्लान करनी है। ओके, और यहाँ पर आपने विमेन को बर्थ देना है चाइल्ड को या नहीं देना है, आपने इसका फाइनल डिसीजन किसके हाथ में दे दिया? आपने फाइनल डिसीजन दे दिया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के हाथ में। उसको थोड़ी बच्चा पालना है, बच्चा तो इस लेडी को ग्रो अप करना है ना। तो अगर वो रेडी नहीं है, वो मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो फिर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की एडवाइस को फाइनल डिसीजन देना वॉज नॉट गुड। Second, no recourse for rape victims and other vulnerable pregnant women after 24 weeks. No, see प्रॉब्लम है इसकी, चलिए 24 वीक्स तक तो ठीक है, बट 24 वीक्स से अगर ज़्यादा हो गए, सपोज कि कोई लड़की ऑलमोस्ट आई 22 या 23 वीक्स के आसपास, ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि चलिए मेडिकल बोर्ड की एडवाइस लेते हैं। मेडिकल बोर्ड ने अपनी एडवाइस देने में लगा दिए 2 हफ्ते। अब टाइम ड्यूरेशन हो चुका है प्रेगनेंसी का 24 वीक से ज़्यादा। तो अब वो रेप विक्टिम क्या करेगी? क्या वो एक रेपिस्ट के बच्चे को बर्थ देगी? नहीं। राइट, तो फिर अभी भी प्रॉब्लम ये है कि नॉट रिसोर्स बट रिकोर्स। प्रॉब्लम है इसकी, पोस्ट 24 वीक्स अगर हो गए तो फिर क्या करेगी वो? ऑलराइट, सो अभी भी आपने पूरी तरीके से विमेन की ऑटोनॉमी को इंश्योर नहीं किया इस केस में। देन नेक्स्ट इज कि ये जो अभी हमने पॉइंट देखा ना कि मेडिकल बोर्ड ने अगर 2 वीक लगा दिए यहाँ पे रिपोर्ट देने में, यही एक इशू है कि कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है मेडिकल बोर्ड का कि आप अपना डिसीजन कितने टाइम में देंगे। ओके, इनको इंश्योर करना चाहिए कि आप अपनी रिपोर्ट जो भी देनी है जल्दी 2-3 दिनों में ही दीजिए। ऑलराइट, अगर आप 2 वीक्स का टाइम सिर्फ रिपोर्ट बनाने में ले लेते हैं तो फिर वो प्रेगनेंसी 24 वीक्स को भी क्रॉस कर जाएगी। फिर उसके पास कोई ऐसा ही एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में भी आया था, ठीक है, जहां पर वो रेप विक्टिम थी विमेन, और उसका 24 वीक से ऊपर हो चुका था। अब उसके बाद क्या कर सकते थे कि जज ने कहा कि आप देखिए इसको बर्थ दीजिए,
इसके बाद बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं, और अगर फाइनेंशियल इश्यूज कुछ होंगे तो मैं अपनी पर्सनल सैलरी से पैसे दूंगा, लेकिन आप अब इसको अबॉर्ट मत कीजिए आफ्टर 26 वीक। ऑलराइट, ये हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है एक रेप सर्वाइवर के साथ। ऑलराइट, तो ये टाइम फ्रेम फिक्स करना बहुत जरूरी है मेडिकल बोर्ड के लिए कि कितने टाइम में आपको अपना डिसीजन देना होगा। ओके, नेक्स्ट इज अब दूसरी एक और प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं यही बहुत कम है, क्योंकि अगर एक डेटा की माने तो जस्ट 53% जो अबॉर्शन होते हैं ना, दे आर डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। राइट, बाकी तो फिर वो आपकी जो, क्योंकि देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो गायनेकोलॉजी या ऑब्स्टेट्रिक्स में ट्रेन है वेल। ऑलराइट, इनको हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कह रहे हैं। अदरवाइज तो फिर लोग क्या करते हैं कि ऐसे में मिडवाइफ्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है, या जो ऑक्सिलरी नर्सेस हैं उनकी उनकी हेल्प लेते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे में हमें पहले तो ये इंश्योर करना चाहिए कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो सफिशिएंट हो हमारे पास। ऑलराइट, कम ना हो। इसके बाद इवन पता है इतना कुछ भी हो जाए ना, अब जैसे कोई रेप सर्वाइवर है वो अपने अबॉर्शन कराना भी चाहती है, उसके बाद भी ना जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है वो डरते हैं यार कि पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझे फालतू कानून के चक्कर काटने पड़ेंगे। ओके, सो देयर इज ऑलवेज फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन जब भी इस तरह के अबॉर्शन की बात आती है। राइट, नेक्स्ट इज स्पेशल कैटेगरी ऑफ विमेन नॉट येट फुली रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि देखिए इसमें आपने उन वेमेन को तो ऐड कर दिया, चलिए रेप सर्वाइवर्स कर दिया, सबको कर दिया, बट उन वेमेन का क्या जो सपोज की फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है इस वक्त, वो एक बच्चे को रेज करने की कंडीशन में ही नहीं है, तो ये भी तो वल्नरेबल हुई ना, बट इनको इंक्लूड नहीं किया आपने। राइट, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी इसको थोड़ा और ब्रॉड करने की जरूरत है हमें। राइट, नेक्स्ट इज डब्ल्यू, तो अब फिर वे फॉरवर्ड क्या है, अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। अगर चैलेंजेस समझ में आ गए हैं तो फिर वे फॉरवर्ड समझना भी उतना ही आसान हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले जरूरत है WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करने की, हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि WHO ने बहुत क्लियरली कहा है कि आप इसको पहले तो फुली डिक्रिमिनलाइज कीजिए। ये 20 वीक्स 24 वीक्स ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप ये जो अलग अलग ग्राउंड्स पे आपने रेगुलेशन लगा रखे हैं उनको डिसमेंटल कीजिए। राइट, ना ही कोई लिमिट होनी चाहिए ऐसे वुमेन पर कि आप इतने के बाद इतने टाइम के बाद अबॉर्शन नहीं करा सकती है इस तरह की, ठीक है। WHO का मानना है कि इट शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, मैरिड हो अनमैरिड हो डजेंट मैटर, तो ये तो कम से कम हमने खत्म कर दिया है, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन था वो हटा दिया है। एंड अल्टीमेटली कि सबके पास इक्वल राइट होना चाहिए कि आप जब चाहो अपना अबॉर्शन करा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही को वो लाइफ जो बेबी बॉर्न होगा उसकी केयर आप ही को करनी है। So you should be mentally prepared or physically prepared to have that childbirth. All right. So WHO की गाइडलाइन क्लियर कहती है टोटल डिक्रिमिनलाइज कीजिए इसको, एंड विमेन की जो बॉडीली ऑटोनॉमी है उसको पूरी तरीके से इंश्योर करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज शिफ्ट द पावर ऑफ अबॉर्शन टू वुमेन, यानी कि हमने अभी तक क्या है कि जो हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं हमने इनको फाइनल डिसीजन दे रखा है ना, ये डिसाइड करते हैं कि अबॉर्शन होना है या नहीं होना है। ओके, बट अल्टीमेटली अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन एंगल से भी देखेंगे तो ये अंडर आर्टिकल 21 वुमेन को बॉडीली ऑटोनॉमी है, ठीक है, उसको पूरी ऑटोनॉमी है, अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी कह लीजिए या रिप्रोडक्टिव चॉइसेस कह लीजिए, उसको पूरा अधिकार है। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है ये फाइनल डिसीजन लेने वाला, राइट, क्योंकि ये खुद एक केस था पुट्टास्वामी केस, ओके, जहां से राइट टू प्राइवेसी निकला है, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि वुमेन हैव द राइट टू मेक देयर ओन रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वाइडनिंग द एम्बिट ऑफ एमटीपी, तो इसमें वही बात आ जाएगी जो हमने ऊपर देखा कि अगर जैसे कोई फाइनेंशियली वल्नरेबल वुमेन है या ओके या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो ऐसे में भी आपको इंश्योर करना होगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमने क्या कहा है कि 20 से 24 वीक्स तक अलाउ कर दिया है फॉर वल्नरेबल वुमेन। ओके, तो इस वल्नरेबल वुमेन वाले केस में हमने एक केस क्या देखा था, चेंज इन मैरिटल स्टेटस। ऑलराइट, नो सी, अगर सपोज किसी का डिवोर्स ऐसे टाइम पे हुआ है जब उसकी प्रेगनेंसी 26 वीक हो चुकी है, सपोज 26 वीक, तो 24 तो क्रॉस हो गया, तो क्या अब आप यहाँ पे अबॉर्शन अलाउ नहीं करेंगे इस वुमेन को। ऑलराइट, सपोज कि उसको कोई एलिमनी भी नहीं मिल रही है, नथिंग, नाउ नाउ शी इज फाइनेंशियली वल्नरेबल, राइट, तो ऐसे में क्या हमें ये अबॉर्शन अलाउ नहीं करना चाहिए उसको, अदरवाइज हाउ शी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड।
राइट। तो हमें ये जो एम्बिट है इस एक्ट का, इसको थोड़ा सा वाइडन करने की जरूरत है ताकि फाइनेंशियल वल्नरेबल वुमेन जो हैं उनको भी इसमें ऐड किया जा सके, राइट, वल्नरेबल ग्रुप में। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ कार्डर ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई ऐसी ऑक्सिलरी नर्सेस हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी नर्सेस या फिर आप कह लीजिए आशा वर्कर्स, इवन दे, ठीक है, कई गांव वगैरह में यही करती हैं अबॉर्शन, बट अल्टीमेटली कि उतनी वेल ट्रेंड नहीं है। तो एटलीस्ट बेटर है कि हम इनको एक अच्छी ट्रेनिंग इंश्योर कर सकें ताकि ये अगर अबॉर्शन करना भी पड़े तो सेफ अबॉर्शन कर सकें, राइट। और कंक्लूजन में इस चीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 से जरूर रिलेट कीजिएगा एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 से, क्योंकि जब आप कंक्लूजन में इस तरह से रिलेट करते हो ना यू गेट वेरी गुड मार्क्स। एंड हाँ, मैं पहले बता तो दूं कि ये है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है हमारा, वो बात करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग की, बोले। तो वुमेन को अबॉर्शन राइट देके आप इंश्योर कर सकते हैं कि उसकी हेल्थ ठीक रहे अगर वो मेंटली अभी प्रिपेयर नहीं है एक चाइल्ड को रेज करने के लिए, राइट। एंड फिफ्थ बात करता है जेंडर इक्वालिटी की, right? So you can conclude by saying that women and girls should have access to abortion care that is safe, respectful, and non-discriminatory. Right. So access to abortion care is actually fundamental in meeting the Sustainable Development Goal 3, that is good health and well-being, and Sustainable Development Goal 5, that is gender equality. ओके। सो हमने चैलेंजेस देख लिए, हमने वे फॉरवर्ड देख लिए, और हमने सिग्निफिकेंस देख लिया, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें कि जो अमेंडमेंट किए गए हैं 21 में उसमें क्या है, ठीक है। रो एंड वेट जजमेंट क्या है वो हमने जान लिया। शांतिलाल कमेटी का नाम याद रखिएगा क्योंकि अब न्यूज़ आई है इस पे, इतना न्यूज़ में चला है, ये इंडियन एक्सप्रेस में पूरे वीक आता रहा। तो ऐसे में यूपीएससी कई बार एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप सिर्फ इस एक्ट को ना जाने बल्कि ये भी जाने कि ये कमेटी किस चीज के लिए सेटअप की गई थी। ऑलराइट। दो टर्म्स हैं यहाँ पे, प्रो चॉइस एंड प्रो लाइफ, ये मैंने क्लियर कर दिया है। तो अल्टीमेटली आपको वो पूरा आर्टिकल न्यूज़ वगैरह क्लियर हो जानी चाहिए जो भी अपॉर्चुन रिलेटेड चल रही थी इसमें। ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे, कीप लर्निंग।